Okay, I again repeat, there is no cross multiplication method applicable in inequalities. तो सबसे पहले आपको ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, आप -2 को उधर ले आइए, लेस देन 0 कर लीजिए। उसके बाद बच्चों आपको स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर एलसीएम वगैरह का यूज कर सकते हैं, तो आपको एलसीएम यूज करना है। एलसीएम आप आराम से यूज करिए, आपको एलसीएम लेना आता होगा। सारे स्टेप आप एक एक करके प्रॉपर तरीके से लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया है माइनस एक्स स्क्वायर और 6x प्लस का है माइनस एक्स, यानी कि प्लस का 5x हो गया, और 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ के सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए अभी तक। होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0, यहाँ तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको करना क्या होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करिए, आप उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले बच्चों सारे स्टेप्स देखिए, आपको समझ में आए कि नहीं आए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो अनुष्का देखो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? तुम्हारा डाउट था ये सेकंड क्वेश्चन का जी पार्ट, मैंने यहाँ तक कर लिया, पहले चेक कर लो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ओके, तो बच्चों अब आपको उसके फैक्टर वगैरह जो भी होते होंगे वो करने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, क्या इसके आपको कोई फैक्टर नजर आते हैं? कहोगे सर फैक्टर जो हो सकते हैं वो 6 1 या 6 भी हो सकता है, चेक करके देखो क्या होगा। तो उसको लिखोगे माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो माइनस 5x को आप 6 1 या 6 इस तरह से लिखिए, और इसके आप फैक्टर करिए तो ये आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 1 टाइम्स x माइनस 6, ये आपके फैक्टर हो गए। फैक्टर हो गए x माइनस 6 x प्लस 1। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे इसके फैक्टर्स भी निकल आए हैं, और बच्चों आपको डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना होगा कि इसके फैक्टर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कि इसका डिस्क्रिमिनेंट में कुछ देखना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जी पार्ट है, तो सेकंड के जी पार्ट की तरफ अभी हम लोग चल रहे हैं। अब आप इसके डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर का आप क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं इसका डी वगैरह। तो बेटा अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1 है और सी की जगह 3 है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये 9 माइनस 2 है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इस इक्वेशन का। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन में क्या दिखाई गया कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो वो क्या होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ये मैंने आपको बताया था, काफी देर तक समझाया था। तो अब आप ये बात श्योर कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बच्चों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं तो ऐसे मन में सोच लो वो किसकी तरह ट्रीट हो रहे हैं, जैसे वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं उनको हम लोग इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। यानी बच्चों जो आपका ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये हर x के लिए पॉजिटिव है, इसलिए इसका इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इनइक्वालिटी से क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं उनको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, और डिस्कार्ड करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो इतना ही बचेगा जो आपको नजर आ रहा है। अब इसको नंबर लाइन पे आप अरेंज कर लीजिए।
जैसे ही बच्चों आप नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, वेवी कर्व पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो आपके पास आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आंसर इज x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। तो बच्चों अपने क्वेश्चन के कंसेप्ट को चेक करिए। मैंने आपको पिछले टर्म पे इसलिए ये कंसेप्ट बताया था ताकि आप इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाए, और ये इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैंने ध्यान से देखा तो उसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। क्या है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? पॉजिटिव है, और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो बच्चों मैंने बताया था ये इस तरह की क्वांटिटीज, इस तरह के फैक्टर्स, इस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं उसको हम लोग इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि उसका इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे हमें क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कभी जीरो भी नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर हाँ जीरो होता तो हम क्रॉस चेक करके एक बार जरूर चेक करते कि आपने अपने आंसर में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं ले लिया है जिससे ये जीरो बन रहा है। तो ये जीरो कभी बनता ही नहीं है, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो उसको आप इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई? अनुष्का, मैत्री, समृद्धि, वेदिका? यस सर। यस ओके। सर। तो आपके पास और कोई? तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप इसके फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं। मेरे को उसके फैक्टर पे अभी डाउट लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका ए देखते हैं, ए की जगह 1 है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों b² -4ac। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हो गया 9 - 20। तो यानी ये वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। और बच्चों मैंने बताया था अगर a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो तो वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू रियल नंबर्स, या आप इसको लिख सकते हैं इसका आंसर x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। दिस इज द आंसर, क्योंकि ये हर x के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो डाउट इज ओवर। डाउट समृद्धि का है। तो नेक्स्ट डाउट इज यस कैसे सर। करेंगे? तो उसको करने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसमें x² को t मान लीजिए या a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो x² को मैंने a मान लिया, ये हो गया a², क्योंकि x² अगर a है तो x की पावर 4a² हो जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक स्टेप और लिख लीजिए भले, x की पावर 4 को लिख दीजिए x² का x² -2x² -63 लेस देन इक्वल टू 0। तो x² को अगर आप a लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² -2a -63 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या होगा, इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? कहोगे सर इसके फैक्टर्स करके देखते हैं अगर हो पाएंगे तो 63 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए। तो आप कहोगे 7 9 जा 63, यानी कि 9a प्लस 7a, 7 9 जा 63 -63 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें a कॉमन लो, a -9 आ गया, इसमें 7 कॉमन लो, इसमें भी a -9 आ गया लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तक के सारे टर्म्स बच्चों को क्लियर होंगे अभी भी। अब a बच्चों आपका जो है x² है, तो अभी तो आपने इसके फैक्टर किए, और फैक्टर करने के बाद आप इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों जब आप इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज x², तो ये हो गया x² -9 x² + 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं x + 3 x -3, और x² + 7 के तो कोई फैक्टर होंगे ही नहीं। अब बच्चों आपको यहाँ पर कुछ बात समझ में आ रही होगी वन सेकेंड, कि यहाँ पर आपका जो एक फैक्टर है x² + 9, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक फैक्टर है x² + 9। अगर आप इसको 0 करेंगे भी तो यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप x² को -7 लिखोगे तो x इज इक्वल टू -√7 थोड़ा ना होता, ये तो डिफाइन ही नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन ही नहीं होता है। तो बच्चों इस फैक्टर का हम क्या करें? कहोगे सर ये फैक्टर जो होगा आप इसमें कोई भी x डालिए, आप इसमें कोई भी x डालिए, ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस इनइक्वालिटी से
डिस्कार्ड करेंगे तो आपके पास सिर्फ इतनी सी ही इनइक्वालिटी रह जाएगी, और इसका जवाब आप आराम से बता सकते हैं नंबर लाइन को वेवी कर्व पैटर्न को यूज करके। तो दिस इज -3, दिस इज 3। जब आप यूज करेंगे तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -3 से 3। दिस इज द आंसर। तो डाउट इज फिनिश नाउ। -3 और 3 को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि उस पे 0 हो सकता है, और उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x² + 7 ऑलवेज पॉजिटिव है, वो कभी 0 हो भी नहीं सकता है, इसलिए हम उसको क्रॉस चेक करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, तो डाउट इज फिनिश नाउ। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप जो करेंगे वो गलत ही कर देंगे, लेकिन मैं आपको रूल बता चुका हूं कि आप इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें। कहने का मतलब, अगर आप अगले स्टेप में ये लिखते हैं कि x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 3 लेस देन x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x + 5, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए बच्चों मैंने आपको बताया इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बहुत ही आपकी दिली तमन्ना हो तो पहले आपको वो श्योर करना पड़ेगा कि वो 100% पॉजिटिव हो, तभी आप कर सकते हैं, और वो आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप एक छोटा सा रूल बना लीजिए कि इनइक्वालिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से एलसीएम वगैरह पूरा लेंगे, सॉल्व करेंगे लाइक दैट, इस तरह से करेंगे। तो बच्चों मैं उधर का टर्म इस तरफ ले आया हूँ, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा सारे टर्म्स अभी तक। कोई भी स्टेप ना आने पर आप दोबारा पूछ सकते हैं। दिस इज 4x + 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 2। ओके, तो 4x + 5, 4x + 5, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा x - 1 इंटू 4x - 3 माइनस x - 3 इंटू 4x + 5 लेस देन 0। दिस इज द स्टेप। यह वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास एक छोटा सा काम है, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगेन माइनस है, पहले ब्रैकेट लगा लो। दिस इज 4x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 50 माइनस 50। वेदिका स्टेप क्रॉस चेक करते ही रहना, मेरे से भी कहीं भी गलती हो सकती है। 4x + 5 4x - 3 लेस देन 0, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे पहले सारे स्टेप्स आप लिख लीजिए। अब बच्चों क्या करिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। जैसा कि सब जानते हैं, ब्रैकेट को ओपन करने पर कौन सा साइन आएगा बच्चों, माइनस साइन आता है। तो पहले टर्म्स कंबाइन कर लीजिए। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे टर्म्स अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या क्या आएगा, 4x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस 4x² और 5x माइनस 12x कितना होगा, -7x माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा, और ये -15 माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। तो अगेन क्रॉस चेक द स्टेप्स। 4x + 5 4x - 3 लेस देन 0। बच्चों टर्म्स आपके सामने कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा है बच्चों, 3 और 15। 3 और 15 वेदे का क्या हुआ, 18 हुआ। तो 18 का इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 18 क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये आपके बच्चों इनइक्वालिटी तैयार हो गई है। अगेन बच्चों फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में नहीं करते हैं। दिस इज द रूल। आपने एक एक करके सारे रूल्स सीखते चले जा रहे हैं और क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। अब सारे फैक्टर्स को 0 करिए तो यहाँ से 2 फैक्टर आएंगे, एक आएगा -5/4 और एक आएगा बच्चों 3/4। और वेवी कर्व पैटर्न जो आपको बताया बच्चों उसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास निकल करके आ जाएगा। द आंसर इज x बिलोंग टू -5/4 to 3/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो Sir, ये where did that 18 go? इसमें कौन सा एक नया बच्चा आया है क्या, कौन बोल रहा है बेटा, आर्यन गुप्ता। अच्छा, आपने तो पहली बार क्लास ज्वाइन की होगी है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बेटा फिर आप इसमें क्या पूछना चाहते हो, कहाँ पे डाउट है बेटा। Sir, the 18 in the numerator, where did it go?
बेटा आपने 3 क्लासेस छोड़ दी हैं तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ पाएगा। तो 18 बेटा एक वैसे पॉजिटिव नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज द रूल, ये आपको ध्यान देना होगा। 18 एक पॉजिटिव नंबर होता है, उसको इनइक्वालिटी से मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो Sir, if you could please take question number 2, part L. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट एल। तो आज इस नए बच्चे ने जो ज्वाइन किया है आर्यन, तो आर्यन बेटा तुम ऐसा करना, क्लास के बाद जो है मेरे को टेक्स्ट करना, तो मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना पहले लेक्चर्स की, वो पहले देख लेना तो तुमको फिर ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। पहले वाले लेक्चर्स की बेटा रिकॉर्डिंग ले लेना हमसे, तुम पहले वो देख लेना। हाँ यस बेटा, कौन सा डाउट है आपका? The next doubt is Sir, question number 2, part L. क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 11x + 2 < 0। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसके सोचेंगे कि सर फैक्टर कर लें। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो 6 है, 6 के ऐसे कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते जिससे 11 आ जाए, तो ये एक डाउटफुल केस हो गया। और डाउटफुल केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं, तो आपको a की वैल्यू 3 मिलेगी और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? b² - 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये हो गया 121 माइनस 4 × 12, 12 × 24। तो तुम कहोगे सर डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो फिर आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, किससे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आपको इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने पड़ेंगे। बाय द वे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा? 11 - 4 7, ठीक है, फिर क्या आया? 97। 97 ही आएगा ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताया गया होगा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax + b + c = 0, तो अगर उसके दो रूट्स होते हैं, हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, या आपके स्टैंडर्ड में आपको बताया जाता है क्लास 10th में, तो उसके जो रूट्स होते हैं बच्चों अल्फा कॉमा बीटा, हम कैसे लिखते हैं? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। दीज आर द रूट्स। हम रूट्स को इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। तो बच्चों आपको इस तरह से रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 3x² - 11x + 2 < 0, इसके दो रूट्स होंगे। तो बच्चों ये बात सभी को पता होगी कि अगर हम मान लीजिए कहते हैं x = 2 किसी भी एक इक्वेशन का रूट है, हम इसको क्या कहते हैं वाइस वर्सा, कि x - 2 उस इक्वेशन का फैक्टर है। क्या ये बात सभी को समझ में आती है? अगर हम कहते हैं x = 2 किसी इक्वेशन का रूट है, तो x - 2 क्या होगा? उस इक्वेशन का फैक्टर होगा। हम ये दोनों बातें एक साथ कह सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लास 9th एंड 10th। तो बच्चों आपको करना यहाँ होगा, सबसे पहले इसके जीरोस आप निकाल लें। तो आप सिर्फ इतना सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखिए और इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालिए या रूट्स निकालिए। तो कैसे लिखेंगे? x = -b, तो दिस इज 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, दिस इज 97 अपॉन 2a, दिस इज 2 × 3 = 6। तो बच्चों आपके दो रूट्स निकल के आए हैं। एक रूट्स निकल के आया है 11 माइनस रूट्स 97/6 और दूसरा रूट निकल के आया है 11 प्लस रूट 97/6। तो बच्चों इन दोनों रूट्स को आप नंबर लाइन पे अरेंज करिए और अरेंज करने के बाद आप अपना सॉल्यूशन सेट बता दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों ये बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि किसका मैग्नीट्यूड कम है? इसका मैग्नीट्यूड 100% कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, नंबर लाइन पे आपने अरेंज कर दिया। अब आप वेरीज का पैटर्न चला सकते हैं प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था <0। तो आपका सॉल्यूशन सेट बच्चों यहाँ पर होगा x बिलोंग टू 11 माइनस रूट 97/6 से लेकर के 11 प्लस रूट 97/6। ये बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है, जब रूट आपसे नहीं लिखे तो आपको क्लास 10th की याद होनी चाहिए, क्लास 10th की याद करिए और अपना स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज करिए। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपके पास कोई दूसरा डाउट हो तो बता सकते हैं। ओके बच्चों, द कंटिन्यूएशन ऑफ सेट्स। तो बच्चों आपके सामने क्या देखें, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लेट a is equal to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol। तो बच्चों अगर आप इस सिंबल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं इस सिंबल का आपको नाम बता देता हूं। इस सिंबल का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग टू। क्या कहते हैं इसको? बिलोंग टू। दिस इज कॉल्ड बिलोंग टू। और अगर ये वाला सिंबल होगा बच्चों तो इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू। ये आपको कहने का वे होता है, एक होता है बिलोंग टू और दूसरा होता है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो बच्चों आपके पास एक सेट है, उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में बच्चों आपको क्या नजर आते हैं? नंबर्स नजर आते हैं, डिफाइंड सेट नजर आता है। तो देखो नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 to 6। तो अब आपको बताना है बच्चों इन साइंस का यूज करके बिलोंग का और नॉट बिलोंग टू का, कि कौन सा एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। इतना काम बच्चों आपको छोटा सा करना है। तो ये काम हर बच्चा करके बता सकता है। जैसे वेदिका है, वेदिका कहेगी यस सर 5 जो है इस सेट से बिलोंग करता है, तो बिलोंग का साइन हम इस तरह से बीच में पुट करते हैं। क्या 8 बिलोंग करता है समृद्धि? नहीं, 8 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, क्या 0 बिलोंग करता है अनुष्का? नहीं करता है, 0 बिलोंग नहीं करता। ओके, अच्छा अनुष्का की आवाज बहुत लंबी आती है, ऐसा क्यों है? ओके चलो ठीक है, शायद माइक में प्रॉब्लम होगी। ओके बच्चों, द नेक्स्ट इज क्या 4 बिलोंग करता है? आर्यन, आर्यन 4 बिलोंग करता है, यस। 2 भी बिलोंग करता है। 10 बिलोंग करता है आर्यन? नहीं करता है, 10 बिलोंग नहीं करता है। तो दिस Yes, इज sir, वेरी नहीं इजी। हाँ तो ये बेटा ये काफी इजी टाइप क्वेश्चन था दूसरा। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेट्स को रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों अगेन मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट आपका कैसा नजर आएगा? स्टेटमेंट टाइप में लिखा रहेगा। जैसे देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, जिन बच्चों ने भी पहली बार क्लास अटेंड की हुई है तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है। इसको किस तरह से रीड करते हैं पहले आप समझिए। लिखा है, ब्रैकेट के अंदर आइए जरा मेरे साथ देखिए, लिखा है x इज डिफाइंड सच दैट x इज एन इंटीजर, और वो जो इंटीजर है वो -3 से 7 के बीच में। क्या लिखा हुआ है? फिर से देखो आर्यन, लिखा है x इज डिफाइंड सच दैट x इज एन इंटीजर एंड इंटीजर इज लाइंग बिटवीन -3 to 7। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है। तो जब भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे तो स्टेटमेंट का मतलब वो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब उसमें आप पर्टिकुलरली बताइए कौन कौन से नंबर हैं, यानी कौन कौन से इंटीजर्स हैं। तो हमारे सामने जो ये नया बच्चा आया है वो कहेगा सर एक काम कर लीजिए, पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। ये आपने नंबर लाइन बना ली और नंबर लाइन बना करके सर उसमें -3 से 7 तक के नंबर आप लिख दीजिए। तो हमने कहा जस्ट वेट करो अभी लिख देते हैं। तो x, क्योंकि इसमें लिखा है कि x इज लाइन बिटवीन -3 to 7। अगर आपको ये कहने अब नहीं आता है तो मैं आपको बता सकता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ध्यान से देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -3 और ये लिखा हुआ है फिर x लेस देन 7। x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज लाइन बिटवीन -3 to 7। तो वेदिका बताओ कि कौन से नंबर आएंगे वेदिका? -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों नंबर लाइन पे मैंने इतने नंबर लिख दिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहां पे ये इक्वल का साइन नहीं, मतलब यहां पे इक्वल का साइन नहीं है। जब तक इक्वल का साइन नहीं होगा तब तक ये नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे -3 और 7। ठीक है ना? यानी -3 और 7 को छोड़ करके जो बाकी और इंटीजर्स हैं
वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। तो बच्चों आपके पहले पार्ट का जो आंसर है वो आप समझ लीजिए क्या होगा। पहले पार्ट को यानी सेट ए को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप एक सेट बनाएंगे और सेट बना करके क्या लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे इंटीजर्स। और बच्चों वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, तो वो क्या है बच्चों, वो बता दो आप पूरी। दिस इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ए पार्ट का आंसर आप लोग क्लियर कर लीजिए, ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिए आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का आंसर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते चले जा रहे हैं। अभी मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया है, इसमें आपको डाउट है तो आप अभी भी हमको बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई No, डाउट नहीं है? ओके, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट। तो बी पार्ट, ओके, इसमें एक, तो बच्चों आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बच्चों डी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट का भी आंसर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। डी पार्ट इज x is defined such that x is a prime number which is a divisor of 60. ओके, तो बच्चों आप सबसे पहले अपनी कॉपी में 60 के जितने भी डिवाइजर होते हैं यानी 60 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो आप लिख लीजिए, और उसके बाद उसमें बता दीजिए उसमें प्राइम डिवाइजर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर डिवाइजर कौन से हैं। लेकिन यदि आपको प्राइम नंबर्स ही नहीं पता तो वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 6 होगा नहीं क्योंकि 6 के फैक्टर हो सकते हैं 2 into 3, 7, 8, 9, 10, 11 हो सकता है, 12, 13 हो सकता है, 14, 15, 16, 17 हो सकता है, 18, 19, 20, 19 हो सकता है। तो अब आपको समझ में आएंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। सारे ऑड नंबर्स होते हैं प्राइम, बस एक सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो इवन होता है, दिस इज 2। बाकी आप देख सकते हैं सारे प्राइम नंबर्स का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है, या तो वो इटसेल्फ है या तो उसका फैक्टर 1 है बस। तो प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते, अगर फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों आपको प्राइम नंबर्स क्लियर है, तो प्राइम नंबर्स अगर क्लियर है तो आपके लिए काम काफी आसान है। अब आपको 60 के फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके बताने हैं कि उसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। क्योंकि सर बहुत आसान है, अभी हम 60 के फैक्टर ही कर लेते हैं सीधा। तो 60 के फैक्टर, तो 60 के फैक्टर तो वेदिका खुद बता सकती है, क्या होंगे बेटा? कौन सा 2 3 जा 6 0, 2 15 जा, और सर 3 5 जा, और 5 1 जा 5। हाँ, तो कहोगे सर इसमें तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि 60 के का है तो 5 भी, 15 भी, 3 भी, 2 भी, लेकिन सर इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो वेदिका ने बताया अभी कि सर इसमें प्राइम फैक्टर्स 2 3 5 भी है। तो सर जो डी पार्ट है उस डी पार्ट का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। डी पार्ट का आंसर बल्कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, डी पार्ट का आंसर है 2 3 5। दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट, मैंने नीचे की तरफ लिख दिया है। अब हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ये बताया गया होगा या कभी आपने देखा होगा कि रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को तो उसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जरूर, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसलिए जो आप ई पार्ट का आंसर लिखेंगे तो उसको लिखिए जरूर, लेकिन कोई भी लेटर उसमें रिपीट नहीं होगा। तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप लिखेंगे TRI, ठीक है, फिर आएगा G, फिर O, फिर N, ठीक है, फिर MEY। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से मैंने एक्सप्रेस किया है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे जरूर, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। और अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कोई बता सकता है? क्योंकि सर बैटर को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो BETE आई चुका, R हो गया सर रोस्टर फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा।
लेकिन अगर अभी भी कम समझ में आया तो आप उसके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सारे सेट्स रोस्टर फॉर्म में गिवन है। अब आपको लिखना किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी जस्ट अब आपको उल्टा काम करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ पाए तो 3 में आपने किया था, आपने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करने वाले हैं, उल्टा काम करेंगे। रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, तो कहोगे सर 3, 6, 9, 12। तो सर इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखें, कहोगे सर ये तो सारे मल्टीपल्स हैं, किसके, 3 के। तो सर इसको ऐसे लिख लेते हैं, x is defined such that x equal to 3n, या x is a multiple of 3, या x equal to 3n लिख दो, जहां पे n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेकर के 4 तक। 1 डालोगे तो 1 डालोगे तो 3 into 1 3 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 3 into 2 6 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 3 into 3 9 आ जाएगा, 4 डालोगे तो 3 into 4 12 आ जाएगा। तो आपको नेचुरल नंबर रेस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे मत लिख देना स्टेटमेंट में कि x is equal to 3n जहां पे n नेचुरल नंबर। अब इतना लिख के छोड़ दोगे तो उसमें तो कई सारे नेचुरल नंबर्स 3n में पढ़ते चले जाएंगे, और वो 3 का टेबल छोड़ो, वो चलता ही चला जाएगा, उसका कोई एंड नहीं होगा। आपको रोस्टर फॉर्म में सिर्फ 4 नंबर्स दिए, वो 4 ही नंबर सेट बिल्डर फॉर्म से बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट बिल्डर फॉर्म एक इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन बना दे। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल साफ सुथरे सॉल्यूशन लगे हुए हैं, उसको आप टैली करिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं बल्कि आपके ही स्कूल के बच्चों को पढ़ा चुका हूं। देख लीजिए आपके सॉल्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे x is defined such that x equal to 3n, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n लाई करता है 1 से लेकर के 4 तक। तो क्या आपको ये आंसर समझ में आए, काफी आसान है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, तो आज जो है 2 नए बच्चे आए हैं। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक इनफाइनाइट सेट को। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब जिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन ना सके वो खूब सारे हैं, अनकाउंटेबल। तो उसको हम लोग कहते हैं x is defined such that x is an even natural number। और 2, 4, 6 को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, x is defined such that x equal to 2n, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट आप देख लीजिए जरा, फिफ्थ पार्ट आपसे हो जाएगा 1, 4, 9, 100 ऐसे तक है, 100 तक। तो कहोगे सर ये तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे लग रहा है लास्ट में 10 का स्क्वायर है। यस, तो कैसे लिखेंगे, कहोगे सर x इज डिफाइंड सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पर n नेचुरल नंबर है, और n कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेकर के 10 तक। तो आप 1 से लेकर के अगर 10 तक वैल्यूज पुट करोगे तो आपको रोस्टर फॉर्म में जो आंसर गिवन है वही आपका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों आप करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अनुष्का का मैसेज आया, उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। अरे भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप नहीं पढ़ सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम लोग करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। तो समृद्धि बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, 1, 2, 3, 6। तो इसको हम किससे मैच करें, रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कराना है। क्योंकि सर सबसे पहले आप थर्ड पार्ट का मैचिंग कर लीजिए। थर्ड पार्ट का मैचिंग जो भी वो डी पार्ट होगा, क्योंकि सर वो तो कोई भी देख के बता सकता है, मैथमेटिक्स का है,
रोस्टर फॉर्म। उसके बाद सर 1 2 3 6 जो है क्या कह रहे हो बच्चों? सर 1 का सी पार्ट, 1 का सी पार्ट होगा, ओके 1 का सी पार्ट हो गया। 1 2 Second का 3 A, 6 किसके? सेकंड का ए, सेकंड का ए पार्ट होगा, फोर्थ का बी। एंड फोर्थ का फोर्थ का बी, बी यस। पार्ट। कितना आसान है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो एकदम हलवा है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको होमवर्क में दे देते हैं। अभी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तो इजी है, उसके बाद ये डिफिकल्ट होता चला जाएगा। उसके बाद उसमें बन जाएगा सबसेट, फिर बन जाएगा प्रॉपर सबसेट, फिर बन जाएगा रिलेशंस, फिर बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको असली में ढंग से पढ़ाना काफी टेढ़ा काम होता है। तो अभी तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आपको इजी लगेंगी, उसके बाद थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको इजी लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास एक भी बुक नहीं है तो मार्केट में कहीं भी चले जाइए, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, काफी सस्ती बुक होती है, उसको परचेज करना।